सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18, जो कि आपका एएलपी टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ के लिए जिसमें भी बेसिकली साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसका एक एमसीक्यू टाइप का लेके आ चुका हूँ, जो कि डायरेक्ट परीक्षा पर ओरिएंटेड है। मेनली जो फोकस करता है वो रेलवे के एग्जाम को फोकस करता है, क्योंकि रेलवे की प्रीवियस ईयर ही मैं इसमें लेकर आता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ये आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन चला जाए उसका। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? पूछ रहा है पावर क्या है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन है कि पावर क्या है। ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, या 1 मिनट में किया गया कार्य। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि पावर क्या है, शक्ति क्या है, कार्य करने की दर को या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। ऑक्टेट का जो न्यूलैंड सिद्धांत है वो किस पर कहाँ तक लागू होता है? सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोरीन? तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो ऑक्टेट्स का जो न्यूलैंड सिद्धांत है वो आपका कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। ये बात तो सही बोल रहा है विसरण के बारे में। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। ये भी सही है विसरण के बारे में। विसरण में कुछ विसरण में कण उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये भी सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ये बात गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। गैसों का विसरण का दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, यहाँ लिखा हुआ है निर्भर करती है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नहीं किया है तो। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा, ये है सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो भाई बच्चा बच्चा अटेम्प्ट कर लेगा, क्योंकि शायद प्रकाश संश्लेषण जो है क्लास 3 में, हाँ, क्लास 3 से ही प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस पढ़ाया जाता है। पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखो, इसका तो सभी आंसर कर ही सकते हैं, बल्कि फिर भी बता देता हूँ मैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वो है ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे जो मैं पहले वीडियो फेस कैम से करता था, वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करता था, तो अगर वो अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है? मतलब मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करूँ वो फेस कैम के साथ करूँ या फिर ऐसे विदाउट फेस कैम करूँ? ये एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा, या किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो आपको पता होगा कि मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। तो ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो गया। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी कि गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और यू यानी मैं आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी कि जिन पदार्थों की गंध अम्ल अम्ल अम्लीय मीडियम में यानी एसिडिक मीडियम में कुछ और, क्षारीय मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में कुछ और होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक, अम्ल क्षार सूचक, या घ्राण यानी कि ऑल फैक्ट्री सूचक, या प्राकृतिक सूचक? तो उसको ऑल फैक्ट्री सूचक बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, घ्राण सूचक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जब एक धातु यानी कि जब एक मेटल पानी के साथ अभिक्रिया करता है, पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कौन सी गैस निकलती है?
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो आपको बता दूं, जब भी एक मेटल आपका जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। 7 का आंसर आपका डी हो गया। चलिए, आप लोग नोट भी करते रहिएगा कि आपने मतलब 15 में से आपका क्या क्या स्कोर आया, वो लास्ट में आपको बताना है। किसी भी समान में सॉरी किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक डैश समान होता है। यानी कि समूह, यानी कि जो भी तत्व है ना, उसको समान समान समूह में रखते हैं, सेम ग्रुप में अगर रखते हैं, तो उसका क्या समान होगा। आपको पता होगा कि ये अपना पीटी जो है, इसमें इधर आपका ये चलता पीरियड चलता है ना। इधर से इधर मतलब ऊपर से नीचे पीरियड चलता है और इधर से इधर ग्रुप चलता है। ठीक है, तो पता होगा इस तरह से। तो पूछ रहा है कि अगर सेम ग्रुप में समान समूह में रखेंगे तो क्या उसका समान होगा। परमाणु आकार, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो ये सब तो ऐसे प्रकार की बातें हैं। ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सेम होता है सेम समूह के तत्वों का। अगला देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट होता है, उससे आपका mRNA का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यानी कि डेंस से, आपका क्या बोलते हैं, डेंस और विरल को क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल चुका हूँ। तो मतलब सीधा सा मतलब डेंस मीडियम से आपका एक होता है ना, एक डेंस, उससे जो लेस डेंस होता है उसको विरल को क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। तो वो उसमें जब इंटर करता है तो क्या होता है, गति बढ़ जाएगी। तो सीधा सा बात है, डेंस से अगर हम लोग सघन से अगर विरल में अगर एंटर कर रहे हैं तो गति तो बढ़ेगी, तो ये बात तो सही है। तो सब में जो है गति बढ़ जाएगी, गति कम हो जाएगी तो ऐसे काट दो, गति कम हो जाएगी तो ऐसे काट दो। ठीक है, अब क्या होगा, जब सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर झुक जाएगा या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसका बताओ। ठीक है, तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से ऐसे कुछ देखें, ये आपका सघन है, ये आपका विरल है, तो यहाँ से कुछ ऐसे अगर आ रहा है ना, तो ये ऐसे चल जाएगा दूर, ये अगर अपन नॉर्मल है तो। ठीक है, तो ऐसे दूर दूर चला जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। बेंजीन, एथेनॉल, ब्यूटेन या अल्कोहल। तो एथेनॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जब पीएच 17 से 14 की ओर बढ़ता है, तो देखो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे पता चलता है हम लोगों को वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का, यानी अम्लीय प्रकृति का या क्षारीय प्रकृति का है। इसमें से आपका ये रहा आपका 0 से 7 होता है, फिर 7 से 14 तक होता है, जिसमें कि ये आपका एसिडिक होता है और यहाँ से आपका बेसिक होता है, यानी कि ये आपका अम्लीय होता है और ये आपका क्षारीय होता है। इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है, तो इसको फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसको बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच का फुल फॉर्म। तो बोल रहा है कि जब 7 से हम लोग 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो, ये क्या दर्शाता है, H प्लस आयन की सांद्रता, ये तो नहीं होगा क्योंकि H प्लस तो उसमें होता है ना, एसिडिक में होता है। OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, तो H प्लस वाला तो काट दो ऐसे ही। और OH माइनस सांद्रता सांद्रता की कमी, कमी तो नहीं होगा। जैसे हम लोग 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे ना, तो ये उतना ही ज़्यादा बेसिक हो जाता है, उतना ही ज़्यादा उसका क्षारीय प्रकृति बढ़ते जाता है। और इसका उल्टा क्या होता है, जैसे हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो जितना इधर आएंगे ना, तो जैसे मान लो किसी का अगर आपका 7 है, मतलब सॉरी किसी का 8 है और किसी का 9 है, तो जिसका 8 होगा ना, जिसका भी आपका पीएच 8 होगा, वो कम क्षारीय होगा 9 के कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एच प्लस सॉरी ओ एच आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। 12 का आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच एक स्थिर बिंदु पर रखा गया। क्या है फोकस, वक्रता, तो जो पूछ रहा है इमेज कैसे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थिर बिंदु पर रखा गया, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है, ठोसों में, गैसों में, प्लाज्मों में या द्रवों में। तो ये होता है आपका प्लाज्मा में सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन, विखंडन या विकिरण धर्मिता या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये था हम लोग का 15th क्वेश्चन।
और आप लोग बताइएगा कि 15 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सेशन अगर आपको अच्छा लगा। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और क्या, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए